तो यार रिसेंटली जो मैंने वीडियो बनाई थी अपने यूट्यूब चैनल पे, मैंने एक वीडियो डाली थी केदारनाथ को लेके, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था आप लोगों का उस पर। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड अभी जो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ वो अपने घर पे ही कर रहा हूँ, क्योंकि केदारनाथ अभी तक ओपन नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ओपन हो गया, बट ओपन नहीं हुआ है। कुछ लोकल लोगों के लिए ओपन है, वो भी विद पास, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। और क्यों नहीं हो रहा है ओपन, उसका भी मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। तो कोरोना तो है ही इसके पीछे रीज़न, प्लस इसके अलावा लैंडस्लाइड वगैरह वो तो चलो चलते रहता है, बट जो मेन रीज़न है वो है कि देवस्थानम बोर्ड जो बनाया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा 2020 में, जिसके तहत जितने भी ये 4 धाम हैं अपने, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए हैं। और वो अपनी, अब आप मनमानी समझ लो या जो भी हो, वो चला रहे हैं वहाँ पे। तो उसके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन वगैरह या धरने चल रहे हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस वजह से अभी केदारनाथ ओपन नहीं हो रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो इस मंथ के एंड तक या नेक्स्ट मंथ तक, देखो जब भी होगा। मेरे कम्युनिटी टैब में आप लोग देख लेना, फॉलो करते हो अगर यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। बहुत सारे लोग वीडियो सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कम्युनिटी टैब का जो पोस्ट होते हैं वो उनसे मिस हो जाते हैं। तो आप सब्सक्राइब करके रखो, कम्युनिटी टैब में मैं डाल दूंगा जब भी ओपन होगा, जो भी स्टेटस होगा। सो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर केदारनाथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कैसे पहुँचें। अभी तो देखो क्लोज है उधर को, तो गुप्त काशी जहाँ से केदारनाथ लगभग आप लगा लो 40-45 किलोमीटर्स है, उससे आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बता दिया था। सो अगर ओपन होता है तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कैसे जा सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि हर किसी के पास अपना पर्सनल व्हीकल नहीं होता या बुकिंग हर कोई नहीं कर सकता। इस वीडियो में ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे रिसेंटली मेरे कमेंट बॉक्स से ही पता चली, एक पर्सन जिनका नाम है धीरज मिश्रा, वो इलाहाबाद से केदारनाथ के लिए निकले और पैदल निकले, और बहुत जुनून है महादेव का, ऑब्वियस ही बात है उनके दिल में। सो पैदल निकल गए प्रयागराज इलाहाबाद से लेके, और आप ये लगा लो अपना केदारनाथ तक। ये लगभग 1100 किलोमीटर की जर्नी थी उनकी। उन्होंने मुझे शेयर करी थी फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी हैं। फिर भी उनको दर्शन नहीं करने को मिला वहाँ पे। यार आप लोग जब भी आएँ तो सारी चीज़ें पता करके आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। कई लोग पैदल आते हैं, साइकिल से आते हैं, ठीक है। तो आज थोड़ा बहुत हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो अगर आपको केदारनाथ पहुँचना है तो सबसे पहले मैं आपको रूट समझा देता हूँ कि रूट क्या है केदारनाथ का, ठीक है। 2 जगह की अगर मैं बात करता हूँ, स्पेशली अगर हम बाहर से आ रहे हैं, आउट ऑफ उत्तराखंड से आ रहे हैं, तो 2 जगह ऐसी हैं जहाँ से हम केदारनाथ पहुँचते हैं। एक है आपका कुमाऊँ का रास्ता, एक है आपका गढ़वाल का रास्ता। कुमाऊँ गढ़वाल का मतलब है कि अगर आप के घर से देहरादून नज़दीक पड़ता है, आप गढ़वाल के रास्ते केदारनाथ आ सकते हो। और अगर आपका घर आप ये लगा लीजिए मुरादाबाद, बरेली या हल्द्वानी, नैनीताल इस साइड नज़दीक पड़ता है आपके घर से, आप गूगल मैप में डिस्टेंस देख सकते हैं, तो आप कुमाऊँ के रास्ते यानी नीचे के रास्ते केदारनाथ पहुंच सकते हैं। ये दोनों रास्ते जो हैं वो रुद्रप्रयाग में मिल जाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी वहीं पे ब्रिज पे खड़े होके, तो उसी ब्रिज पे ये 2 रास्ते मिल जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ऊपर के रास्ते में, क्योंकि मेनली जो ट्रांसपोर्ट है वो देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार से ही होता है, उधर ही से लोग आते हैं, तो वो वाला रूट मैं बता दूंगा। बाकी कुमाऊँ में अगर आप लगा लो, अगर आपके घर से हल्द्वानी, नैनीताल ये चीज़ें नज़दीक हैं, रामनगर ये जगह हैं जो मुरादाबाद, बरेली ये नज़दीक है, आप सर्च करो तो आप डायरेक्टली क्या कहते हैं हल्द्वानी में आ सकते हो। और हल्द्वानी से आपको डायरेक्ट कैब भी मिल जाती है रुद्रप्रयाग के लिए, या आप हल्द्वानी से आपको गैरसैंण तक के लिए मिल जाएगी, और गैरसैंण से आप डायरेक्टली रुद्रप्रयाग की ले सकते हो, और वहाँ से आपको आगे की मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आप गढ़वाल से आ रहे हैं, मेजरली जो एरिया है, तो हम कैसे आ सकते हैं। तो देखो केदारनाथ पहुंचने के जो तरीके हैं वो 4 तरीके हैं। पहला कि आप बुकिंग कर लो कोई भी,
ठीक। बुकिंग करने का मतलब है कार बुकिंग कर सकते हो, कार बुकिंग चलती है, टैक्सी वगैरह हो गया, बाइक हो गया, बाइक रेंटल बाइक वगैरह ले लें आप, ट्रैवलर वगैरह कर लें। और इसके अलावा हेलीकॉप्टर सुविधा ओपन है, अभी तो ओपन नहीं है बट हेलीकॉप्टर सुविधा भी है। जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है केदारनाथ के पास, तो वो आपका जॉली ग्रांट है, जो कि देहरादून में, जो कि केदारनाथ से लगभग आप लगा लो 240 किलोमीटर के आसपास है। सो वहाँ पे एयरपोर्ट जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वही है, बाई एयर अगर आप लोग पहुँचते हैं, और वहाँ से आप हेलीकॉप्टर डायरेक्टली केदारनाथ के लिए ले सकते हैं। फेयर बहुत ज़्यादा है वहाँ से, बट स्पेशली जो एक अच्छी फैमिली से अगर आप आते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो बाई ये आप ये चीज़ें बुकिंग करके भी आप आ सकते हैं। सो पहला ये हो गया। दूसरा, पर्सनल व्हीकल आप करके आ सकते हैं। आपके पास बाइक है तो बाइक से आओ, कार है तो कार से आओ। बाइक से मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, आप चाहें तो कार से भी आ सकते हैं, सेफ्टी रहेगी, सारी चीज़ें रहेगी। और पर्सनल व्हीकल में कई लोग साइकिल से आते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखते हैं, तो अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे घर के पास से बद्रीनाथ रोड निकलती है, तो मुझे दिखते रहते हैं लोग। सो तीसरा जो रास्ता है इसमें वो है बाई फुट, आप पैदल आ सकते हैं, जैसे मैंने धीरज मिश्रा के बारे में बताया, तो सल्यूट है यार ऐसे बंदे को। एंड लास्ट जो फोर्थ ऑप्शन है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आज हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ मैं इसको। ये वीडियो देखने के बाद सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, आई एम श्योर। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जहाँ भी आपका घर है, चाहे आप साउथ में रहते हैं, चाहे आप गुजरात साइड रहते हैं, चाहे आप वेस्ट बंगाल रहते हैं, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट रहते हैं, चाहे आप एमपी रहते हैं, विच एवर स्टेट यू लिव इन, कहीं भी आप अगर रहते हैं, वहाँ से सबसे पहले आप ट्रेन पकड़ लो। और ट्रेन जो आपने पकड़नी है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो केदारनाथ के पास है वो है ऋषिकेश, जहाँ से लगभग आप लगा लो केदारनाथ 200 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। बट ऋषिकेश तक आपको बहुत कम ट्रेन्स मिलेगी। जो मैक्सिमम ट्रेन्स आपको मिलेगी वो हरिद्वार तक की मिलेगी, और आप चाहें तो देहरादून तक के लिए, क्योंकि उतना लगभग उतना ही पड़ेगा देहरादून से भी और हरिद्वार से भी। तो आप हरिद्वार या देहरादून की ट्रेन देख लें कि कहाँ की आपको ट्रेन मिल रही है। अगर हरिद्वार की मिल जाती है वेल एंड गुड, और आपको देहरादून की मिल जाती है तो वो भी बहुत अच्छा है। तो आप आ गए, मान के चलिए आप हरिद्वार आ गए, राइट। हरिद्वार आप आए, हरिद्वार से आप सबसे पहले बस लीजिए रुद्रप्रयाग के लिए। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आपका केदारनाथ सिचुएटेड है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। रुद्रप्रयाग एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का। ये बाहर के लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, बेसी बात है उत्तराखंड के लोगों को पता होगा। तो वहाँ से आप रुद्रप्रयाग के लिए आ सकते हैं। रुद्रप्रयाग लगभग आप लगा लो हरिद्वार से आपका 160, 170, 180 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। रुद्रप्रयाग से आप जाइए गुप्त काशी, जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी। तो गुप्त काशी वहाँ से 45 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ भी आपको बीच में बस की ट्रैवलिंग मिल जाएगी। उसके बाद गुप्त काशी से हम जाते हैं सोनप्रयाग। गुप्त काशी में बहुत सारे बसेस हैं, आपके सुमो, मैक्स, टैक्सी सर्विस, पर्सनल है, कमर्शियल है। सो गुप्त काशी से हम सोनप्रयाग आते हैं। 30 किलोमीटर का ये जर्नी आपकी रहेगी। सोनप्रयाग एक ऐसी जगह है जहां तक आप ये लगा लो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाता है, ठीक। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपका सोनप्रयाग तक जाता है। सो आप लगा सकते हैं कि सोनप्रयाग में आपको स्टे भी करना पड़ सकता है, और आप चाहें तो सोनप्रयाग से थोड़ा आगे अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो गौरीकुंड तक वैसे तो जाना वैसे बहुत कम अलाउड है, बट सोनप्रयाग तक मैं समझ सकता हूँ। सोनप्रयाग तक आप जाइए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। अब सोनप्रयाग से 2 स्टेशन में और बताऊंगा। एक हो गया गौरीकुंड जो कि 3 किलोमीटर है, और गौरीकुंड से केदारनाथ जो कि 10 किलोमीटर है। तो आप लगा लो कि ये जो 13 किलोमीटर का एरिया है ये आपको पैदल ही ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलो कि केदारनाथ जब आप जाते हो, सोनप्रयाग तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुंच गए, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। बट वहाँ से आपको लगभग 12 तो कम बोल दिया मैंने, 15 से 16 किलोमीटर आपको पैदल ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है। सो इस तरीके से आप केदारनाथ इंडिया के किसी भी कोने से पहुँच सकते हैं। तो गाइज ये था कि आप किस तरीके से पहुँच सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि किराया इसमें कितना लगेगा आपका। भाई चले तो गए, बट एक एस्टिमेट किराया भी तो होना चाहिए। किराए के साथ साथ आपका रहने सहना, खाना पीना सबका बता देता हूँ। तो आप ये लगा लो कि बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि सर मेरा टोटल कितना एक्सपेंडिचर, आप मुझे बता दो कि टोटल केदारनाथ जाके आने का टोटल एक्सपेंडिचर कितना लगेगा। तो मैं आपको बताऊँ, देखो आपका घर कहाँ पर है वो उससे डिपेंड करता है।
राइट। मैंने जैसे आपको बताया कि आप जहाँ से भी हो आपको हरिद्वार या देहरादून पहुँचना पड़ेगा, तो हरिद्वार या देहरादून के लिए आपको कोई ना कोई टिकट करनी पड़ेगी, चाहे आप एसी में आए, जनरल में आए, स्लीपर में आए, पैदल आए, जैसे भी आए। तो वहाँ तक का खर्चा मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि वहाँ तक का खर्चा आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कितना होगा। कि आई डोंट नो आप देश के किस कोने से आएंगे, जिस भी कोने से आएंगे स्वागत है आपका उत्तराखंड में। सो वहाँ से बताता हूँ मैं कि कितना लगेगा आपका। मान के चलो हरिद्वार से आप डायरेक्टली रुद्रप्रयाग के लिए लेते हो, और रुद्रप्रयाग से फिर आप जैसे मैंने बताया गुप्तकाशी, और गुप्तकाशी से फिर आप सोनप्रयाग के लिए लेते हो। तो लगभग एक बंदे का सिर्फ वन साइड का मैक्सिमम मिनिमम मैं कुछ नहीं बताऊंगा, एवरेज बताऊंगा तो 1000 रुपीज़, राइट। 1000 रुपीज़ आपके लगे, 1000 आने के 1000 जाने के, 2000 रुपीज़ ये हो गया। प्लस आप सोनप्रयाग में रहोगे, अगर आपके पास टेंट वगैरह की सुविधा नहीं है तो आप वहाँ पे होटल बुक कर सकते हो। ओयो रूम्स की वहाँ पे सुविधा है, होटल रूम्स बुकिंग है, और आजकल होटल रूम बहुत ही सस्ते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है लगभग 500 to 1000 रुपीज़ आप ये भी मान लो। प्लस खाना पीना भी आप करोगे, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बहुत ज़्यादा बड़े रेस्टोरेंट में खाना पीना करोगे, ऐसा कुछ नहीं। बस जनरल अपना जाना आना खाना दिन में आप खा सकते हो जो। तो 500 रुपीज़ मैं इसका भी मान के चलता हूँ, मिनिमम बजट में लगा रहा हूँ। तो टोटल ये हो गया आपका 2000 प्लस 1000 प्लस 500, लगभग 3500। तो लगभग मेरे हिसाब से 3000 रुपीज़ देहरादून से केदारनाथ और वहाँ से वापस देहरादून, लगभग 3000 रुपीज़। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हो तो 3000 रुपीज़ आपको अपने पॉकेट में रखने। अब देहरादून से आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ के लिए, मान के चलो अगर आप रहते हो मध्य प्रदेश में, तो देहरादून से मध्य प्रदेश का टिकट आपको देखना पड़ेगा कितना है आना जाना। तो अगर वो कम है, लगभग मान के चलो अगर 200 रुपये का टिकट है या 300 रुपये का भी टिकट है, तो लगभग आपका 3500 रुपये में 4000 या मैक्सिमम 5000 रुपये में आपका मेरे हिसाब से एक बजट ट्रैवलिंग हो जाएगी यार। लोग बोलते हैं 50,000 60,000 20,000 25, यार इतना नहीं होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो 5000 इज़ इनफ। मैं बहुत ट्रैवलिंग करता हूँ इंडिया में, मैंने बहुत जगह ट्रैवल किया और मिनिमम टू मिनिमम बजट में मैंने ट्रैवल किया है, राइट। तो ये था आपका कि फेयर आपका कितना लगेगा। अब जाने के लिए रजिस्ट्रेशन भी आपको कराना पड़ता है, वो कंपलसरी है। तो आपको पता है 2016 में जून में बहुत बड़ी त्रासदी आई थी केदारनाथ में। तो बहुत सारे लोग गुम हुए थे, बहुत सारे लोग लापता हो गए थे, बहुत सारे लोगों के शव मिले थे, कौन है कहाँ है पता नहीं है। तो मतलब गवर्नमेंट के पास एक स्पेसिफिक डेटा नहीं था, तो उस वजह से रजिस्ट्रेशन अब कंपलसरी हो गया है। और रजिस्ट्रेशन 2 मोड से होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन आप घर से ही कर सकते हैं, और ऑफलाइन का मतलब है कि जब आप आप सोनप्रयाग जाओगे, वहाँ से ऊपर जाओगे, गौरीकुंड है, बहुत सारी जगह है वहाँ से केदारनाथ से पहले, तो वहाँ पे ऑफलाइन भी आपका हो जाएगा। एंड ऋषिकेश हरिद्वार में भी ऑफिसेज हैं टूरिज़्म के, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो ऑनलाइन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट 50 रुपीज़ इसमें चार्ज लगेगा आपको, और वेबसाइट है, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ऑनलाइन चारधामयात्रा.in। इसमें आपको पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन मतलब आईडी पासवर्ड बनाना है अपना, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद बुक चारधाम दर्शन करके एक ऑप्शन आएगा, वो क्लिक करके डिटेल्स अपनी फिल करनी, डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी मांगेंगे वो अपलोड करनी, 50 रुपये पे करने, और आपका हो गया, राइट। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो गया। कोविड अभी अगर आई होप कि अगर नेक्स्ट मंथ में या इस मंथ के एंड में खुलती है यात्रा, तो आपको कोविड नेगेटिव का जो रिपोर्ट है वो भी दिखाना पड़ सकता है। रोड की कंडीशन के लिए भी मैंने एक वीडियो डाली है, रोड की कंडीशन कैसी है वो भी मैंने एक वीडियो में बता रखा है। तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट कितने दिनों का ट्रैवलिंग होगा, अगर आप आ रहे हैं घर से तो कितने दिन का प्लान करके आ रहे हैं। तो अगेन मैंने आपको बताया कि देहरादून हरिद्वार तक पहुंचने में जितना भी टाइम आपको लगेगा वो आप ऐड कर लो। मान के चलो आपको 1 दिन देहरादून आने में लगता है, और ऑब्वियस सी बात है फिर 1 दिन जाने में भी लगेगा, तो 2 दिन आप वो अलग से काउंट करके रख लो। प्लस 1 दिन लगेगा आपको देहरादून से सोनप्रयाग पहुँचने में, ठीक। 1 दिन लगेगा आपको पूरा ट्रैकिंग करने में। आप ऊपर जाओगे, नीचे आओगे, दर्शन करोगे, जो भी आपको वहाँ पे करना है दर्शन करिए, आप पूजा पाठ करिए, जो भी करना है। आप चाहें तो रुक भी सकते हैं, और भी बहुत सारी जगह है वहाँ देखने के लिए, रुक सकते हैं। बट अगर आप जनरली दर्शन करने आ रहे हैं, केदारनाथ देखने आ रहे हैं, ट्रैकिंग करने आ रहे हैं, तो 1 दिन वहाँ पर भी आपका बीतेगा, और 1 दिन आपको वापस आने में लगेगा। मतलब 3 दिन आपको देहरादून से जाके वापस आने में लगेंगे। तो 3 दिन ये हो गए, प्लस 2 दिन जो आपके देहरादून पहुँचने में और देहरादून से जाने में लग रहे थे, या हरिद्वार की मैं बात करूँ तो टोटल 5 दिन।
तो मेरे हिसाब से 5 डेज़ आर इनफ। 5 दिन बहुत सही है, 5 दिन बहुत है अगर आप आ रहे हैं तो। लेकिन अगर ये नहीं है कि आने को तो देखो 1 महीना भी कम पड़ेगा, इतनी चीज़ें देखने के लिए, इतने जगह हैं, इतने प्लेसेस हैं, इतने ब्यूटीफुल सीनरीज हैं कि आपके लिए 1 महीना 1 साल भी कम पड़ेगा। और इसलिए बस मैं जस्ट ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि आपको अगर कोई जॉब करता है, किसी के पास उतना टाइम नहीं है, तो 5 डेज़ आर इनफ। तो ये था गाइज, 5 डेज़ नहीं 3 डेज़ आर इनफ फ्रॉम देहरादून हरिद्वार। उसके बाद आप अपना देख सकते हैं, वहाँ से आपको अगर 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, जितने भी टाइम लगता है, ठीक। ओके, सो इसमें अब लास्ट जो बच गया हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बच गया कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं वहाँ पे, तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सो गाइस, सबसे पहले यार एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना। जो ट्रैकिंग होगी 16 किलोमीटर जो मैंने पैदल बताया आपको सोनप्रयाग से, वो आपको करनी पड़ती है सुबह 4 बजे से लेके शाम दिन के 2 बजे के बीच में। अब कभी कभी 2 से 3 भी हो जाता है, 3 से 3:30 भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद वहाँ पे अलाउड आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी बीच का रास्ता है ना, वो कोई रोड नहीं है या शहर नहीं है, वो जंगल है। आप ये लगा लो, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे बहुत सारा मतलब जंगल है, तो जंगली जानवरों का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है उत्तराखंड में। सो उस अलाउड जो है वो सुबह के 4 बजे से दिन के 2 बजे के बीच में है। तो अपना आप प्लान इसी तरीके से करके चलें। नेक्स्ट, मेडिकल चेकअप करा के ज़रूर आएँ यार। बहुत सारे लोगों को मेडिकल की बहुत दिक्कत हो, मेडिकल दिक्कत मतलब बीपी का जो इशू होता है और रेस्पिरेटरी अगर आपको कोई इशू है, क्योंकि चढ़ाई है, पैदल आपको जाना पड़ेगा ऊपर को, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा रेस्पिरेटरी देख लो अपना ठीक है नहीं है, बीपी वगैरह की इशू है या नहीं है। नेक्स्ट, अगर देखो बीच में थक जाते हैं या ट्रैकिंग कर रहे हैं आप, थक जाते हैं, कोई दिक्कत होती है, तो पालकी वहाँ पे चलती है, आपने सबने केदारनाथ मूवी में देख ही लिया होगा, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। घोड़े वगैरह होते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। खाना अपने साथ में ज़रूर लेके चलें, क्योंकि देखो यार रास्ते में कहाँ पे खाएंगे, कहाँ पे पिएंगे, क्योंकि अगर बजट ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो खाने पीने का थोड़ा इशू हो ही जाता है। तो एटलीस्ट जो आप पैदल जाएंगे जब, तो वहाँ पे आप खाना थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत सारा लंच डिनर लेके जाओ, लेकिन हल्का फुल्का खाना पीना आप लेके जाओ अपने साथ में। क्लोथिंग यार प्रॉपरली करनी है, ऐसा नहीं कि भाई मैं जा रहा हूँ और एकदम स्टाइलिश हम निकल लिए, गर्ल्स के लिए जैसे हील्स में निकल लिए, या फिर औरतों के लिए ज़्यादा ही हैवी साड़ी वाड़ी पहन के नहीं, तो नहीं, आप ऐसा लुक रखिए एकदम कैजुअल लुक, राइट। आप मंदिर जा रहे हैं भगवान के, तो एक कैजुअल लुक आप रखो, जिसमें कि आपको थोड़ा दौड़ना, चलना, चढ़ाई पे ऊपर को चढ़ना थोड़ा आसान रहे। नेक्स्ट, आपको वार्म क्लोथिंग हमेशा रखनी है। देखो पहाड़ों का या केदारनाथ जैसे जगह में है, वहाँ पे कब स्नोफॉल हो जाए नोबडी नोज, कब बारिश हो जाए, कब ठंडा वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मत सोचो कि गर्मियों का टाइम है यार बहुत, लेकिन आपको क्या करना है, वार्म क्लोथ मतलब गर्म कपड़े हमेशा अपने साथ लेके चलने, रेनकोट, अम्ब्रेला जो भी है वो सारी चीज़ें आपको लेके चलनी है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पहाड़ों में मौसम बहुत जल्दी चेंज होता है, तो जितनी जल्दी धूप उतनी जल्दी बारिश सकती है। ये नहीं सोचना कि बारिश नहीं आ रही है तो मैं रेनकोट नहीं लेके जाऊँगा। तो गाइज ये था आज का वीडियो मेरा। और एक और चीज़ जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ऑब्वियसली बात है सारी डिटेल्स मैं ऑलमोस्ट आपको दे चुका हूँ, और बट बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ भी हैं जो इनको आप अप्रोच कर सकते हो, जो आपको मतलब देहरादून से पिक करती हैं, वहाँ पे स्टे का भी कराती हैं सोनप्रयाग में, और ट्रैकिंग भी करवाती हैं, साथ में वापस भी लेके आती हैं, और फिर देहरादून छोड़ती भी हैं। तो बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ भी हैं, मेरे कांटेक्ट में भी बहुत सारे हैं। तो अगर आपको वो सहूलियत चाहिए, आप फैमिली के साथ आ रहे हो, आप फ्रेंड्स आ रहे हो, कपल्स आ रहे हो, और आपको अंदाज़ा नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जा सकते, तो मैं आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ। कई एजेंसीज़ मेरे कांटेक्ट में है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ से आपको दे सकता हूँ, हेल्प कर दूँगा। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, ये मैं अपने कमीशन के लिए नहीं बोलूँगा, बट कहीं ना कहीं मैं हमेशा चाहता हूँ जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पूरी हेल्प की जाए। आप मेरी पुरानी जितनी भी वीडियोज़ हैं जाके देख सकते हैं, मैंने हर एक कमेंट का रिप्लाई किया है, हर एक मतलब हर एक, राइट। सो हर हर महादेव। कोई और वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे तो मैं ज़रूर बताऊँगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, एंड सब्सक्राइब कर